सेक्शन 153 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, किस किस के ऊपर लागू होता है, विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है, इसका रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट या एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट कैसे लिया जा सकता है, इन तमाम सवालात का और इस तरह के बहुत सारे सवालात का जवाब इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फैजान बिन आसिफ और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 153 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा जी, सेक्शन 153 के पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसका मतन क्या है। जनाब, ये है एक विदहोल्डिंग सेक्शन। सेक्शन विदहोल्डिंग कौन सा होता है? जो ये बताता है कि जनाब जब आपने किसी को पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने के बाद उसको पेमेंट करनी है, इसको हम कहते हैं विदहोल्डिंग सेक्शन। अब सेक्शन 153 भी ये बता रहा है कि भाईजान कि आप जब किसी को पेमेंट करेंगे किस सूरत हाल के अंदर, जब आपने किसी से गुड्स खरीदी या आपने किसी से सर्विस ली या आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, इन तीनों सूरत हालों के अंदर जब आप किसी को पेमेंट करेंगे तो आपने जो है उसका टैक्स विदहोल्ड करने के बाद उसको पेमेंट करनी है। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि टैक्स किस अमाउंट के ऊपर जो है विदहोल्ड होगा। तो जनाब उसने जो आपको ग्रॉस बिल किया होगा, मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि वो उसने आपको 1 लाख रुपए का बिल किया जिसके अंदर सेल्स टैक्स नहीं था, यानी सेल्स टैक्स इनवाइस उसने आपको नहीं की, तो आप जो उसको एक्चुअली डिडक्ट करेंगे टैक्स, मिसाल के तौर पे आपका जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट है वो 5% है, जो कि स्केड्यूल के अंदर दिया हुआ है। सेक्शन के अंदर जब आप जाके देखेंगे या आपको नीचे जो हमारी वीडियो में लिंक मिल जाएगा वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि वो लेट्स सपोज 5% है, तो आप 1 लाख रुपए के पीछे यानी उसको 95,000 रुपीज देंगे और 5,000 रुपीज जो है आप सरकार के साथ विद होल्ड करेंगे, यानी उसको जमा कराएंगे सरकार को, और अपने जो आपका जो सेलर है यानी कि जिससे आपने खरीदी है, आप तो उसके लिए बायर है ना, तो आप उसको जो है वो 5,000 रुपीज की रसीद यानी कंप्यूटराइज पेमेंट रसीद सीपीआर उसको देंगे या एविडेंस देंगे कि जनाब मैंने आपके बिहाफ के ऊपर ये टैक्स जमा करवा दिया है। अच्छा, अगर जो है मान लेते हैं कि उसने आपको सेल्स टैक्स इनवाइस की और उसने सेल्स टैक्स इनवाइस जो की है वो टोटल 1,10,000 रुपए की है और 5% विद होल्डिंग के एतबार से इसको तकरीबन 7,500 रुपए बना, तो फिर आप जो है क्या करेंगे कि 1 लाख और 2,500 रुपए आप उसको देंगे, बकिया जो है 7,500 रुपए आप जो है वो जमा कराएंगे क्या कहते हैं विद होल्डिंग के तौर पे एफबीआर के जो है वो डिपार्टमेंट या सरकार के साथ, और इसका जो है ना सबूत आप उसको दे देंगे। अब जो गुड्स का अब ये हम लोगों ने ये सबसे पहले तो बल्कि हमने ये देख लिया कि आपने जो ना विद होल्डिंग किस अमाउंट के ऊपर करनी है। अब विद होल्डिंग एजेंट कौन है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि किसको एक्चुअली विद होल्डिंग करनी है। और अब तीसरी चीज हम ये डिस्कस कर लेते हैं, क्या जो है वो गुड्स के केस के अंदर, सर्विस के केस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर सबको ही करनी है, वो भी विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन से पता लगेगा। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है गुड्स के एतबार से वो ये है कि दो कैटेगरीज हैं, कि एक तो वो कैटेगरी है जिसने जो है वो आप पीछे से जो है ना जैसे ही माल जिस तरह की जिस जिस सूरत हाल के अंदर खरीदा, जिस शेप में खरीदा और उसको उसी तरीके से बेच दिया, ये तो है ट्रेडर। ठीक है जी, ये तो सिंपल ट्रेडर है। और ये जिस तरह का ट्रेडर है इसके जो है ना वो ट्रीटमेंट क्या होगा। और इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने किसी माल को खरीदा, उसको रॉ फॉर्म में खरीदा या किसी भी सूरत हाल के अंदर शक्ल में खरीदा और उसको कन्वर्ट किया, उसकी सूरत को कन्वर्ट किया और उसको जो है ना आगे बेच दिया, तो ये जो है मैन्युफैक्चर है। ये दो कैटेगरीज हैं गुड्स के अंदर। तो जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर तो क्या होगा कि जो आप विद होल्डिंग होने एजेंट होने के नाते आपने टैक्स विद होल्ड किया था और अब आप मिसाल के तौर पे इसके बरक्स आप जो है वो सेलर हैं, तो आपके लिए इसकी टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होगी। इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि आपके पास आपका एक बायर है, आपका बायर है जो कि एक्चुअली एबीसी कंपनी के नाम से है। तो एबीसी कंपनी ने आपसे जो वो गुड्स खरीदी और वो उसने जो ना गुड्स के ऊपर आपसे 5% जो है टैक्स विद होल्ड कर लिया, और यानी कि आपको जो है ना लाख रुपए के बदले में 95,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए जो है उसने सरकार को जमा करवा दिए। अब जो 5,000 रुपए उसने सरकार को जमा करा दिया उसकी तो आपको वो रसीद दे देगा। तो ये आपके लिए जो है ना वो मिनिमम टैक्स है, ये मिनिमम टैक्स है क्योंकि इसमें जो है आपने किसी भी जो से मटेरियल खरीदा था उसी सूरत हाल के अंदर आपने उसको आगे सेल कर दिया है, इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, तो ये आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये आपके लिए मिनिमम टैक्स है एज पर सेक्शन 153। इसका क्या मतलब है मिनिमम टैक्स का, इसको देख लेते हैं। जनाब सेक्शन सॉरी वन जो मिनिमम टैक्स है वो ये होता है कि आपको कानून ये कहता है कि जो आपका टैक्स मिसाल के तौर पर पूरे साल में कटा 5,000 रुपए, अब आपने जो है ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है साल के बाद, माली साल खत्म होने के बाद, तो आपने देखना है कि आपका जो इसके ऊपर टैक्स है वो एक्चुअली बनता कितना था नॉर्मल टैक्स रेट्स के एतबार से। यानी आप अगर जो है बिजनेस इंडिविजुअल हैं जिसको प्रोप्राइटर कहते हैं,
तो जो स्लैब रेट्स हैं उसमें 5 से 6 लाख, 6 से 8 लाख, 8 से 10 लाख, इस तरह स्लैब रेट्स हैं, उसके एतबार से जो है ना टैक्स रेट चेंज होता है। तो आपने ये देखा कि मेरा जो है उस पर टैक्स कितना बनता था। वो मिसाल के तौर पे उसके एतबार से बनता था 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 बनता था एक मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे आपका टैक्स कट होता है 5,000 रुपीज। तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपए ज्यादा है, तो आपका ये 5,000 रुपीज एडजस्ट हो जाएगा। जो डिफरेंस है 5,000 का वो आपको जमा कराना होगा। इसको कहते हैं मिनिमम टैक्स, यानी हायर ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड द टैक्स एक्चुअली कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो जो दोनों का जो हायर होगा वो आपको जमा कराना होगा। अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का केस। ये तो मैंने आपसे बताया नॉन मैन्युफैक्चरिंग का, यानी ट्रेडिंग के सूरत के अंदर। अब मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के केस के अंदर ये जो टैक्स है ये एक्चुअली आपका एडजस्टेबल टैक्स है, ये मिनिमम टैक्स नहीं है। इसका क्या मतलब है, आपने ये देखना है जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है कि आपके ऊपर जो है वो नॉर्मल स्लैब रेट के एतबार से कितना टैक्स बनता है, या अगर आप कंपनी है तो कंपनी के एतबार से आपका 21-22% या 29-28% जो भी आपका टैक्स बनता है वो कितना टैक्स है। तो वो जो टैक्स है वो आपका जो बनेगा वो एक्चुअल टैक्स है, और ये जो टैक्स कट गया होगा ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टैक्स जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसके अंदर ये भी देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ना टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होगी विद होल्ड हो जाने के बाद, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो क्या होगी। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारा विद होल्डिंग एजेंट है वो कौन होगा। इसके लिए जो है ना अगर प्रिस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 153 में ही जो है ना सब सेक्शन में आखिर में दी हुई है, वो जिसके अंदर ये कहता है कि हर फेडरल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के इदारे, आम अल्फाज में आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो सारे इसके अंदर हैं। इसके अलावा जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके अंदर हैं। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड चाहे बिल्डर्स हों या डेवलपर्स हों वो भी विद होल्डिंग एजेंट हैं। ये जरा देखना पड़ेगा कि हर तरह के बिल्डर्स चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो ईओपी हो, वो बिजनेस इंडिविजुअल्स हो, कंपनी हो, और इस तरीके से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, वो हर सूरत हाल के अंदर विद होल्डिंग एजेंट हैं। अलबत्ता अगर कोई बंदा जो है वो एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हुआ है जिसको प्रोप्राइटर कहते हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हुई है, तो अगर उसका जो थ्रेश होल्ड है रेवेन्यू का, टर्नओवर का, अगर वो पिछले किसी एक साल के अंदर 10 करोड़ यानी 100 मिलियन से ऊपर रह चुका है, तो वो फिर जो है वो विद होल्डिंग एजेंट उससे बात बनेगा, और उसके बाद से हमेशा विद होल्डिंग एजेंट ही कहलाएगा। लेकिन अगर कभी भी उसका जो थ्रेश होल्ड है वो 100 मिलियन से ऊपर नहीं गया यानी 10 करोड़ से ऊपर नहीं गया, तो वो चाहे सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है वो विद होल्डिंग एजेंट नहीं है। तो ये तो है विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन। अच्छा, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जनाबे वाला, अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं जो हूँ वो चूंकि मैन्युफैक्चरर हूँ, और मेरे लिए जो है ये एडजस्टेबल है, मिनिमम भी टैक्स नहीं है, और मेरा मसला ये है कि जनाब मेरे जो कस्टमर हैं एक तो मेरा टैक्स विद होल्ड कर लेते हैं। फिर सेक्शन 147 है जो कहता है भाई एडवांस टैक्स जो है ना आप क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जमा कराएं। तो भाई सरकार यानी टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी मुझे तंग करता है, और मुझे कहता है भाई हर 3 महीने के बाद जो है ना अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है एडवांस में आके जमा करा दिया करो अगले 3 महीने की, वो भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात मैंने इंपोर्ट करनी होती है या मेरे इधर उधर से और टैक्सेस कट जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सूरत हालों में बिजली के बिलों पे और इस तरह की सूरत हालों में जो है वो मेरे टैक्सेस कट जाते हैं। तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा चुभ रहा है कि जो मेरे कस्टमर्स काट रहे हैं वो इतने ज्यादा बल्क जो है मेरा बन जाता है, रिफंड बन जाता है, रिफंड भी मुझे मिलता नहीं, मैं क्या करूं फिर इसका। तो माली साल 2024 के जो है ना बजट से फाइनेंस एक्ट से एक चीज नई इंट्रोड्यूस कराई गई। उसमें ये था कि पहले ये होता था कि एग्जामिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी 100% आपको एग्जामिशन मिल जाती थी। आपके जो कस्टमर थे बीइंग अ मैन्युफैक्चरर वो आपका टैक्स विद होल्ड नहीं करते थे, आप जाके उनको एग्जामिशन सर्टिफिकेट दिखाते थे कि कमिश्नर साहब ने इशू किया हुआ है, और वो आपको जो है ना उसको टैक्स विद होल्ड नहीं करते थे, पूरी पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब उन्होंने इसको खत्म कर दिया, उन्होंने कहा जी रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट देंगे। रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट का मतलब आम लफ्जों में ये है कि 100% आपको जो है ना एग्जाम्पशन नहीं होगी, बल्कि उसकी उन्होंने रेशो दे दी। फर्ज कर लें कि वो 1/4 सॉरी अपना 80% तक जो है ना आपको उसकी जो है वो टोटल जो है ना एग्जाम्पशन मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे आपका टैक्स जो है वो 5,000 रुपीज होना था विद होल्ड, लेकिन ये जो है ना वो कह दिया कि ये 4,000 रुपीज जो है ना वो विद होल्ड सॉरी हाँ जी 4,000 रुपीज जो है ना वो आप विद होल्ड ना करें, 1,000 रुपीज जो है ना वो विद होल्ड कर लें। तो ये रिड्यूस रेट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब रिड्यूस रेट जो है ना सर्टिफिकेट, जारी बात है जब ये आ गया तो अब रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट ही इशू होगा। वो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इस सिनेरियो में सेक्शन 153 में नहीं इशू होगा। बाकी कोई और आपका हो जैसे 236 ए का एक सेक्शन है, या जो प्रॉपर्टीज की सेल का सेक्शन है 236 सी,
ठीक है, उसमें इनमें शायद आपको जो है ना एग्जामिशन सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन ये जो सेक्शन 153 इसके अंदर आपको रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, अब वो रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट किन्हीं बुनियादों पे मिलेगा, इन्हीं बुनियादों पे मिलेगा कि जनाबे वाला कमिश्नर साहब, मेरा जो है वो सेक्शन 147 की भी मुझे लायबिलिटी देनी पड़ रही है, कस्टमर्स भी मेरा काट रहे हैं, 148 की जो इम्पोर्ट है उस पर भी टैक्स कट रहा है, तो ये तो मेरे से बड़ा जुल्म है, रिफंड मिलता नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? तो कमिश्नर साहब अगर ये देखेंगे ऑन ग्राउंड कि जनाब वाकई आपके साथ ये ज्यादती हो रही है और बहुत ज्यादा टैक्स कट रहा है, आपका जो है रोटेटिंग कैपिटल डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको जो है ना एक रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। तो ये है आपका जो है ना रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो खैर बहुत आसान बात हो गई रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट का लेना, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को जो है ना वो मसाइल का सामना रहता है। बाज़ औक़ात जो है वो कमिश्नर साहब, हालांकि इसके अंदर ये है कि सेक्शन 153 ये डिफाइन करता है कि जनाब 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना कमिश्नर इस रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट को इशू करेगा। बल्कि जो इसका रेलिवेंट जिसमें पावर दी गई है सेक्शन 159, उसके अंदर भी जो है वो ये कहा गया है कि कमिश्नर जो है वो 15 डेज के अंदर इसका जो है फैसला करेगा, अदरवाइज ये डीम कंसिडर किया जाएगा कि ये आपको मिल गया है। लेकिन बाज़ औक़ात केसेस के अंदर देखा गया है ना ही कमिश्नर जो रिजेक्ट करता है और ना ही जो है ना वो सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली इशू करता है। तो उस सूरत हाल के अंदर तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपको ज़ाहिर बात है कि कोई नेक्स्ट फोरम के ऊपर इसकी कंप्लेन करनी चाहिए या अपील करनी चाहिए कि ना भाई हमें तो मिला ही नहीं, हम कस्टमर्स को क्या दिखाएं, हमारा टैक्स कट ही जा रहा है। और फिर इसके अलावा जो है ना वो कई दफ़ा बाज़ औक़ात डिपार्टमेंट से डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको दिखाना, डिटरमाइन कराना, वेरीफाई कराना रिफंड्स को कि जनाब ये हमारे इतने रिफंड्स बनते हैं या इतनी चीज़ों पे कट रहा है, ये भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है फिर आपको जो है वो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को जो है वो किसी अपना वकील के साथ, कंसल्टेंट के साथ जो है अपनी हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये कुछ जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेक्शन 153 के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदे के लिए। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो, हमसे कोई पेड कंसल्टिंग लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। और आप हमें जो है यूट्यूब चैनल पे जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो है ना कमेंट कर सकते हैं। बहुत जुड़ी रहिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।